नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। कुरुक्षेत्र में आज बात होगी उस खौफनाक दर्द भरे मंजर की जिसने हर किसी को झकझोर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के बालासोर में हुए हादसे की। वो हादसा जिसमें हर तरफ चीख पुकार मची है। कहीं शव पड़े हैं, कहीं दूर पर, कहीं अपनों का सालने का गम, कहीं लोग अपनों को तलाश रहे हैं। वो बोगियां जो जमीन पर रहती थी वो टंगी नजर आ रही है। मंजर पूरा खौफनाक नजर आ रहा है। घटना के बाद से ही हालांकि राजनीतिक दौरे भी हो रहे हैं। लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से थोड़ी देर पहले ही वहां पर गए, उन्होंने निरीक्षण किया, घायलों का भी हाल जाना। कल घटना के बाद अगर बात करें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी गए, उन्होंने भी पूरी तरीके से कहा जांच होगी, सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो वहां पर राहत और बचाव कार्य पूरी तरीके से चलना चाहिए, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरी तरफ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कर्मी लगातार लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहां पर नजर आ रही है, जब हम मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, तो आज जो आसपास का जो इलाका था वो साफ तौर पर वहां चीज नजर आई। उस गांव के आसपास के लोगों ने खुद हमसे जुड़े भारत समाचार से भी उन्होंने बताया कि वो खून की जिसको मदद थी, जिसको किसी भी अन्य चीज की जरूरत थी, वो लोग खुद वहां पर पहुंचे और मदद की। और इस बीच लगातार राजनेताओं का दौर जारी है। तो आज की इस डिबेट में राजनीतिक मुद्दा नहीं, आज हम कोशिश करेंगे कुछ पहलुओं पर जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जो घटना सामने आई है, इसमें लूप होल सिस्टम में कहां पर है, रेल मंत्रालय कितना जिम्मेदार है, और सबसे बड़ी बात जो हम आज कोशिश करेंगे, इस तरीके की घटनाओं की आने वाले समय में पुनरावृत्ति हरगिज ना हो और एक सार्थक डिबेट कराने की कोशिश करेंगे। आज इसीलिए हमने खास बड़ा पैनल बुलाया है। मैं पैनल से तारुफ कराऊं, लेकिन उससे पहले जरा जो राजनीतिक जो बयानबाजी हो रही है, जो बयान आए हैं, जरा वो शेयर करवाना चाहेंगे अपने दर्शकों से। बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये, और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कैलकाटा में। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। मैं यही कहूँगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे। मैंने कहा पूरी जानकारी, पूरी इंक्वायरी की जाएगी, कंप्लीट इंक्वायरी की जाएगी डिटेल्ड में। हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ऑलरेडी रात में ही घोषित कर दी गई थी। उड़ीसा के बालासोर में कल सायंकाल बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। ये संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम लोग चेन्नई जा रहे थे, चेन्नई से कालीकोट जाएगा केरला में। वो ज़्यादा आवाज़ हो रहा था, हम लोग बाद में वो ट्रेन पकड़ रहा था, बाद में हम लोग नवा था। हम लोग S5 में है। S5 का आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा चोट आया था। ये शालीमार से पकड़ा, ये चेन्नई जाएगा, चेन्नई से केरल में जाएगा। मैं सोया था उस टाइम, फिर ऑटोमेटिक मेरा नींद जाग गया। फिर देखा ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ हुआ, फिर ट्रेन ऐसा जा रहा था, तो एक वो जो फैन है ना ऊपर का, वो फैन पकड़ के मैं बैठा था, मेरा सीट ऊपर था। फिर बाद में ट्रेन रुका, उसका बाद हम लोग फिर नीचे आए। उसी टाइम तो कितना आदमी इधर उधर भागता है, इसको बचाओ, वो मेरे को बचाओ, मेरे को थोड़ा मदद करो, ये तो सभी लोग बोलते रहते हैं। तो सुना आपने, ये उन लोगों का गम, उन लोगों का दर्द जिन्होंने अपनों को खोया है। मुआवजे का मरहम तो सरकार की तरफ से और रेल मंत्रालय की तरफ से लगाया गया है, लेकिन बड़ी बात है जिस घर का चिराग बुझ गया, आखिर
उसका फिर कैसे आगे सारी की सारी चीजें चलेंगी। कुछ ऐसे सवालों के जवाब लेंगे आए हुए मेहमानों से। जल्दी से परिचय करा देते हैं आए हुए मेहमानों से। हमारे साथ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी आज खास मेहमान, टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर आशीष जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ शिव गोपाल मिश्रा जी हैं हमारे खास मेहमान, जो कि ऑल इंडिया रेलवे यूनियन के महामंत्री हैं। शिव गोपाल मिश्रा जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विभूति भूषण कर जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, ये हमारे साथ उड़ीसा से जुड़े हैं और जो तमाम सारी चीजों को लेकर पे हम उनसे तमाम सारी जानकारी लेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस की। डॉक्टर सुधा जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले आज संजय चौधरी जी के साथ बड़ी जिम्मेदारी के साथ आ रहा हूं। संजय चौधरी जी, अपनों को खोया है जिन्होंने, वो दर्द वही महसूस कर सकते हैं। जिधर देखिए लाशों के ढेर नजर आ रहे हैं, वो खौफनाक मंजर, एक्शन जो हुआ है, क्या अब किस तरीके से अब कार्रवाई की जा रही सरकार की तरफ से? देखिए, रेल दुर्घटना है, बहुत बड़ी दुर्घटना है और इस दुर्घटना से पूरा देश आहत है। बचाव कार्य पूरी मुस्तैदी के साथ, जिसमें आर्मी भी लगी है, एयरफोर्स भी लगा है, एनडीआरएफ भी लगा है, एसडीआरएफ भी लगा है, रेलवे की मशीनरी भी लगी है और रेल मंत्री ऑन स्पॉट देर रात पहुंच गए थे। स्वयं प्रधानमंत्री हैं वहां, उस राज्य के मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं। तो अभी जो पहली आवश्यकता है कि जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है, लोग हताहत हुए हैं, उसमें मृत्यु हुई है, जो घायलों की एक बहुत बड़ी संख्या है, उन्हें तुरंत फौरी तौर पर क्या और कितनी जल्दी राहत पहुंचाई जा सकती है, उसके लिए पूरी की पूरी मिशनरी लगी हुई है। रेलवे और सारा प्रशासन, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ उनके कैसे और बेहतर तरीके से और जल्दी उन पर जो घायल हैं उन्हें सेवा मिले, उन्हें चिकित्सा मिले। बिल्कुल यही मकसद होना चाहिए। सबसे पहले अभी जांच होगी, जांच के बाद कुछ नाम भी सामने आएंगे, उन पर सजा भी होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि राहत और बचाव कार्य किस तरीके से चल रहा है, आज हम चर्चा पहले उसी पर कर रहे हैं। मैं एक बार पहली प्राथमिकता तो जो लोग घायल हैं, जिन्हें मृत्यु हुई है, बिल्कुल संजय जी को हम दिखा भी रहे हैं लगातार। सुबह से भारत समाचार अपने दर्शकों को वो अपडेट दिखा रहा है कि जहां पर मंत्रियों के दौरे हुए, मुआवजे का ऐलान हुआ। चलिए अब मैं शिव गोपाल मिश्रा जी के पास आऊंगा एक बार, जो कि ऑल इंडिया रेलवे यूनियन के महामंत्री हैं। शिव गोपाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आपको अगर मेरी आवाज साफ तौर पर मिल रही है? लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुधा जी, आज मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कुल मिलाकर के आज ऐसे समय में विपक्ष को भी, अन्य राजनीतिक दलों को मिलकर के किस तरीके की मदद करनी चाहिए? और मैं आज ऐसे ही जवाब से आपकी उम्मीद कर रहा हूं। आप ये मत कहिएगा कि ममता बनर्जी की तरह कि अब रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आज मदद की बात कर रहा हूं। आज डिबेट एकदम अलग है। आलोक जी, मैं जब भी डिबेट में होती हूँ, मैं कभी भी इस बात को लेके बात नहीं कहती हूँ कि मैं किस पार्टी या किस पक्ष को रख रही हूँ। मैं सत्ता के साथ खड़ी होती हूँ। आज जो ये भयावह स्थिति है, ये वास्तविक रूप से राजनीति का समय नहीं है। लेकिन आलोक जी, मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगी। हमारे देश में जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है, 2-4 दिन तो हम सारी संवेदनाओं के साथ सब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, ये होता तो ऐसा होता, ये होता तो ऐसा होता। लेकिन काश हमारे देश में एक दुर्घटना होने के बाद उससे सबक लेके हमारे देश में अन्य दुर्घटनाएं न होने पाती। बिल्कुल राजनीति का समय नहीं है। 261 की संख्या आ चुकी है कि इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ऐसे वक्त में सच में मानवीय संवेदनाएं कहीं से राजनीति को लेके ग्रस्त तो हो ही नहीं सकती। जी बिल्कुल। मैं जानती हूँ कि जब जिनके घरों के लोग कहीं से कहीं जा रहे होंगे और अचानक खबर पहुंचती है कि एक्सीडेंट हो गया, तो उन घरों में क्या बीतता होगा। ऐसे लोगों में आप जानते हैं, मैं हमेशा इसकी पक्षधर रही हूँ कि अगर कोई दुर्घटना रेलवे में आए दिन हो रही है, क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता है लोग जी कि हम सब एक मत होके, और जो सरकार में है, हम मशीनरी में इतने आगे बढ़ रहे हैं, हमारी चीजें बेहतर हो रही हैं, तो क्या हम एक मत होके ऐसा कोई चीज कर दें कि ये घटनाएं, दुर्घटनाएं कम हो जाए। आप देखेंगे इसके पहले ही 4-5 महीने पहले अभी छत्तीसगढ़ में दुर्घटना हुई थी।
और वो भी मानवीय भूल और सिग्नल की कमी के कारण से हुई थी। मैं हमेशा ही जानना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसमें सच में काम हो। आलोक जी, आपने चूंकि प्रश्न पूछने से पहले मुझसे कहा कि राजनीति से प्रेरित नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल इन बातों पे है कि हम एक घटना से सबक क्यों नहीं लेते। बिल्कुल आपने सही कहा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस एक घटना से क्या सबक लिया और क्या कमियां थी, क्या त्रुटियां थी, क्या जिम्मेदार। इसीलिए मैंने एक एक्सपर्ट पैनल भी बुलाया है। हमारे साथ शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, जो कि ऑल इंडिया रेलवे यूनियन के महामंत्री हैं। शिव गोपाल जी नमस्कार, स्वागत है। आज बेहद दुखद घटना पर हम नमस्कार। आप लोग किस तरीके से लगातार जिक्र करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं अपनी मांगों को लेकर के सरकार से भी और रेल मंत्रालय से भी, लेकिन बड़ी बात यह है जब हम पीपीपी मॉडल को लेकर के बात करते हैं, सरकार का इस पर लगातार फोकस है प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। तो एक तरफ प्राइवेटाइजेशन और दूसरी तरफ इस तरीके की घटनाएं, कितना बड़ा मानते हैं फैक्टर इसको लेकर के, जरा मैं इस पर आपसे समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक प्राइवेटाइजेशन रेलवे के सुचारू रूप से चलाने का कोई भी तरीका नहीं है और दुनिया में जहाँ कहीं भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है वहाँ रेलवे सिस्टम खराब हुआ है। अभी लंदन में प्राइवेटाइजेशन हुआ तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि अगर आपको नर्क के दर्शन करने हैं तो ब्रिटिश रेल के प्राइवेट सिस्टम पर चले जाइए। ये जो अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो प्राइवेट मालिक हमेशा मुनाफा कमाने की बात सोचेगा और मुनाफा जब भी कमाया जाएगा तो सबसे पहले जो बलि दी जाएगी वहाँ पर वो सेफ्टी की दी जाएगी। तो सेफ्टी की बलि देकर के मुनाफा कमाने की जो रुचि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर में होती है, बिल्कुल मैं समझता हूँ रेलवे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है जी। और इसीलिए हम लोग बराबर कहते रहते हैं कि रेलवे का इस सिस्टम को अगर सेफ चलाना है तो उसके लिए जो हमारे अपने सिस्टम के अंदर के लोग होने चाहिए। आज तक रेलवे बेहतर तरीके से चली है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ी है, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो रेलवे का अपना डेडिकेटेड सिस्टम है। जहाँ तक इस दुर्घटना का, हाँ, इस दुर्घटना को बचाया जा सकता था अगर हमने जो सिस्टम को ईजाद कर लिया है, कवच को, एंटी कोलिजन डिवाइस को, उसको लागू कर दें अपने देश भर में। माननीय रेल मंत्री जी ने कहा कि हम फेज मैनर में इसको लागू करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को इसके लिए धन उपलब्ध कराना चाहिए और अगर वो धन मिल जाए तो हम अगर मेन लाइंस को एंटी कोलिजन डिवाइस की परिधि में ले आएंगे तो इस तरीके की दुर्घटनाएं कभी नहीं होंगी जो दुर्घटना बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से आपने शिव गोपाल मिश्रा जी कहा, इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी जिस तरीके के आप सिस्टम को लेकर के बात कर रहे हैं। अब मेरी जो डिबेट है वो ट्रैक पे आती जा रही है। मैंने कहा था आज मैं डिबेट थोड़ी सार्थक करूंगा, कुछ चीजें निकल करके आए, कुछ कंटेंट निकल करके आए, इसीलिए खास पैनल बुलाया है। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर आज हमारे साथ। डॉक्टर आशीष जी, जो शिव गोपाल जी ने बात की है कि ऐसा सिस्टम, तो मैं उस सिस्टम को लेकर के आपसे बात करूंगा। उस सिस्टम को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है, सरकार को आखिर क्या करना है ताकि इस तरीके की घटनाओं को पुनरावृत्ति ना हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस बड़े हादसे को रोका जा सकता था। बहुत अहम सवाल का जवाब। सभी को मेरा नमस्कार। बहुत दुख और संवेदना के साथ मैं अपनी बात रखूंगा। मन बहुत व्यथित है इस दुर्घटना को देख के और सुन के। आलोक जी, हमारे माननीय पैनल ने कवच की बात कही, मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेना जाना चाहूँगा। जी जी। शायद चंद लोगों को जानकारी है कि 2012 से ही इस सिस्टम पे काम शुरू हुआ। उसका नाम अलग था, उसका नाम था एंटी कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम। अब 2012 से हम इस पे काम कर रहे हैं और आज हम 2023 में बैठे हैं, फिर भी हमारे सेफ्टी पे प्रश्न चिन्ह, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। 2016 में इस सिस्टम को ठीक से स्टडी कर लिया गया। स्टडी करने के बाद 2017 में सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आरडीएसओ द्वारा क्लोज कर दिए गए। यानी हम पूरी तरह से तैयार थे टेक्निकली कि ये कवच सिस्टम को लागू किया जा सकता है। लेकिन आज 2023 में हम बैठे हैं और आप देखिए, पहला ट्रायल हुआ 2022 में और उसके बाद ट्रायल हुआ 2023 जनवरी में। हम इसको कैसे रोका जा सकता है? जैसे माननीय पैनल ने कहा कि कवच सिस्टम को त्वरित लागू करना चाहिए और इसमें विलंब एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश की जनता जो
ट्रेन में सबसे सुरक्षित सिस्टम जिसको माना जाता है उसमें सफर करती है, लेकिन आप देख रहे हैं कल की घटना, उनकी जान सुरक्षित नहीं है। जहां तक रही बात बजट की, बजट आवंटित ऑलरेडी हो चुका है फर्स्ट फेज सेकंड फेज के लिए, लेकिन शायद बहुत ज्यादा कमियां हैं और ये कमी आज हमारे बीच इस तरह से आई कि कई परिवार उजड़ गए। जी, तो बिल्कुल अब सवाल ये कि इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, इस सवाल का मैं जवाब लूंगा सरकार से, लेकिन उससे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ विभूति भूषण जी जुड़ गए हैं जो कि उड़ीसा से हैं। विभूति भूषण जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। आपने हमारे पैनल की बात सुनी और आज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से जो हादसा हुआ, देश का सबसे बड़ा रेल हादसा, जब पटरी से उतरी बोगी, अभी वहाँ पर किस तरीके की गतिविधियाँ चल रही हैं वहाँ पर, क्योंकि आप वहाँ पर हैं, आप लोकल चीज़ों को बेहतर समझ रहे हैं। जरा मैं आपसे सबसे पहले समझने की कोशिश करूँगा। देखिए, जैसे आपको पता है कि पीएम मोदी ने कुछ देर पहले बालेश्वर में पहुंचे थे MI-17 हेलीकॉप्टर से, और वहां से उन्होंने जो मुआयना किया दुर्घटना स्थल का, उधर सारे लोगों के साथ बात किया, वरिष्ठ रेलवे अधिकारी के साथ बात किया, उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री थे, तो उनके साथ पूरे घटना स्थल में उन्होंने कैंप के अंदर पूरे अधिकारी के साथ पूरा बात किया है जी, कैसा ये हादसा हुआ, क्यों हुआ, और कैसे जो हादसे में जो शिकार हुए हैं उन लोगों के कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको देखने के लिए अभी उन्होंने बालेश्वर हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे लोग हाथों से मिल रहे हैं अभी प्रधानमंत्री, तो वहाँ से एक खबर है कि कटक भी आएंगे, क्योंकि जो आहत थे उन लोगों ने कटक, बालेश्वर, भद्रक, ये 3 मेडिकल में उन्होंने भर्ती किया गया। तो प्रधानमंत्री का ये भी प्रोग्राम सुनने में आ रहा है कि वो बालेश्वर हॉस्पिटल से फिर कटक आएंगे आहतों को देखने के लिए। और वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी के साथ, हमारा जो पुलिस उच्चायुक्त है उनके साथ, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह के साथ, वहाँ पे वो घटना स्थल पे ही उन्होंने पूरा समीक्षा किया है, और कैसे जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा ये बात भी उन्होंने अधिकारियों को बताया। और ये डाउन ट्रेन लाइन जो है वो 48 घंटा में पूरा ठीक कर दिया जाएगा, ये रेलवे के जरिए से पता चलता है। बाकी ऑफ ट्रेन जो 10-12 दिन लगेगा, ऑफलाइन जो है उसको ठीक करने के लिए विभूति जी, हम अपने दर्शकों को वो सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब अस्पतालों में घायलों से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं और अस्पताल का भी निरीक्षण कर रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह की कोताही बरती नहीं जाएगी। विभूति जी, क्योंकि आप स्थानीय हैं, आप उड़ीसा में हैं, हम लोग यूपी में हैं, तो जरा मैं आपसे और वहां की स्थिति के बारे में जरा चाहूंगा कि किस तरीके से वहां पर अभी जो राहत और बचाव कार्य चल रहा है, NDRF, SDRF की टीमें हैं, मौके पर डॉक्टर्स की टीम है, वहां पर अभी क्या कुछ और माहौल जरा दर्शक भी जानना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे डॉक्टर जो है वो दूसरी जगह से भी शिफ्ट कर दिया गया है, बालेश्वर, भद्रक और कटक के लिए, और एम्स के लिए भी जगह खाली कर दिया गया है कि तो अगर ज्यादा कुछ जरूरत होगा तो वो एम्स पे आ सकते हैं। और स्थानीय जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्रधानमंत्री जी खुद बात की है, कलेक्टर के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और दूसरी बात यह है, NDRF, ODRF और फायर ब्रिगेड, इनके साथ भी बात किए हैं, और सब जोरों से काम पे लगा है कि कैसे जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा, क्योंकि आपको पता है जो 17 बगिया पलट गया था बिल्कुल, उनको अभी खड़ा कर दिया गया है, लगभग खड़ा कर दिया गया। उसके नीचे कोई है दबा है या कुछ है, कोई ट्रेन का अंदर रह गया, इसका अभी पता किया जा रहा है। पूरा जोरों से पूरा टीम पूरा जोरों से लगा हुए। प्रधानमंत्री खुद घटनास्थल पर आए हैं और मुस्तैदी दिखाते हुए सारे लोग काम पे लगा है। स्थानीय लोगों ने भी कल रात से, आपको ये बता दूं कि कल रात से क्यू में खड़ा होकर ब्लड डोनेट करने के लिए स्थानीय लोगों ने खड़ा हुआ था, जो अभी आज दिन के 11 बजे तक 1500 यूनिट ब्लड बालेश्वर का स्थानीय लोगों ने वहां पे दिया है, बालेश्वर हॉस्पिटल में। और उड़ीसा में जगह वो मानवता की मिसाल भी किस तरीके से स्थानीय लोगों ने पेश की, इस चीज को भी हमने अपने दर्शकों को शुरुआत में ही कहा, तो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और अपडेट भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि घायलों से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बालासोर के अस्पताल पहुंचे हैं पीएम मोदी। मैं एक बार संजय चौधरी जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं उनके पास आ रहा हूं। संजय जी, देखिए, आज मैं कोई राजनीतिक बहस नहीं कर रहा हूं, आरोप प्रत्यारोप की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सिस्टम में लूप होल्स की और सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है इसकी बात कर रहा हूं।
अभी देखिए आपने वहां पे भी, मैं लगातार अपडेट भी बता रहा हूं कि वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे, जायजा लिया, वहां पर स्थिति का निरीक्षण किया, वो भी सब अपडेट दे रहे हैं। और टेक्निकल जो हमारी जो टीम है वो भी बता रही है, जैसा कि डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी जो कि लंदन से पढ़ के आए, टेक्निकल एक्सपर्ट है, मैकेनिकल इंजीनियर है, समाज सेवी हैं, राजनीतिक सरोकारों से जुड़े रहते हैं, उन्होंने जो बात की कि एंटी कोलिजियम सिस्टम प्रोटेक्शन को, तो आप लोगों की भी तो जानकारी में होगा और आप लोग भी लगातार इस पर काम कर रहे हैं, इसको लेकर के क्यों नहीं लागू किया जाता? अगर ये होता तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। अब इस पर कुछ आगे विचार होगा जल्दी से जल्दी कुछ? देखिए, अच्छी बात है कि जो देश के रेल मंत्री हैं वो खुद मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग हैं और सिग्नलिंग के जो दुनिया भर की सबसे बड़ी कंपनी है उसके वो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। सिग्नलिंग के काम को और बेहतर कैसे किया जाए इसके लिए वो लगातार एक्शन के मोड में हैं और मैं समझता हूं कि जिस सिस्टम को हमने टेस्ट किया है वो जल्दी ही इम्प्लीमेंट होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि रेलवे अपनी बेहतरी के साथ आगे बढ़ रहा है। बीच के दौर में जरूर ऐसा था कि जब पॉपुलर डिसीजंस के दौर में रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतर काम करने की स्पीड कम हुई थी, लेकिन निश्चित रूप से रेलवे बेहतर ढंग से आगे बढ़ रहा है। रेल की दुर्घटनाओं में कमी आई है, लेकिन आज की घटना अपने आप में इतनी हृदय विदारक है कि पहली प्रायोरिटी हमारी सबसे पहले जांच की कमेटी बन चुकी है। जब तक जांच में ये आ न जाए कि ये वास्तव में दुर्घटना कैसे हुई है, बिना उस फैक्ट के मुझे लगता है कि किसी भी विश्लेषण पर जाने के होंगी। अभी बहुत सारे नाम भी सामने आएंगे। संजय जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि बहुत एक्सपर्ट्स को लेकर के, मेरा सवाल भी यही है, जो पूरा जो हादसा हुआ है, जो लापरवाही हुई, ट्रैक मेंटेनेंस और सिग्नल सिस्टम का कहीं ना कहीं फेल्योर है इस पूरे मामले को लेकर के, तो इस पर क्या रहा कि क्या जोर नहीं दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया, बहुत हल्के में लिया गया क्या? जब आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बावजूद इस तरीके के लोपहुल्स। देखिए, इसमें यही पता करने की जरूरत है ये मैन फॉल्ट है या मैकेनिकल फॉल्ट है, और फॉल्ट है तो किस लेवल पर फॉल्ट है, फॉल्ट क्यों हुआ, और उसको लगता है, मुझे लगता है कि उसके लिए जो टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत है वही एक टीम बनी है। जी जी। और उन तथ्यों के आधार पर जब तक इसका कारण ना हमने पता खुद आज एक्सपर्ट्स बुलवाए हैं, जिन आप मैन फॉल्ट या मैकेनिकल फॉल्ट, और मैकेनिकल इंजीनियर डॉक्टर आशीष जी इससे बेहतर क्या बताएंगे? सर जरा मैं आपसे इस पर टिप्पणी चाहूंगा जल्दी से। हाँ देखिए आलोक जी, हाँ सुनेंगे जरा पता करके। हाँ आप सुनिए फिर। हाँ जी, आशीष जी अपनी जवाब दीजिए। जी देखिए भाई साहब, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये समय नहीं है कि हम भविष्य के गर्त में फिर से ले जाएं। जो हुआ है उसके पीछे हमें इतिहास में भी जाना पड़ेगा, और ये इतिहास की कमी की वजह से आज ये हमारा जो प्रेजेंट समय है इतना दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। आप मुझे बताइए, मैं चूंकि राजनीतिक डिबेट नहीं है फिर भी मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या 11 साल लग जाएंगे हम लोगों को एक सिस्टम इम्प्लीमेंट करने में? चलिए, आप कहेंगे कांग्रेस की है, मैं आपसे भाई साहब कहना चाहूँगा 2014 से लेके अब तक, जब से बीजेपी की सरकार है, आपने 4 रेल मंत्री बदले। अब 9 साल में 4 रेल मंत्री बदल के भी अगर आप कवच सिस्टम को नहीं ला पाए, क्योंकि कवच सिस्टम का शुरुआत हुआ था पीयूष गोयल जी के जमाने में, तो मेरा सिंपल सा कहना है कि इतने लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए सिस्टम को। क्या हम इतना समय लेंगे इंप्लीमेंट होने के लिए? कवच सिस्टम सर मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी सबसे लिंक्ड है, रिलेटेड है। हमारे देश में कमी नहीं है ह्यूमन रिसोर्स की, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, हमारे देश में कमी है, जहां तक मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, कि नियत और नियति की, हम इसे करें कब करें। जहां तक रही बात टेक्निकल बात की, इसमें बहुत क्लियर दिख रहा है कि इसमें सिग्नलिंग फेलियर है, इसमें बहुत साफ दिख रहा है, इसमें ह्यूमन एरर ना के बराबर है, इसमें सिग्नलिंग फेलियर है, अदरवाइज इतने स्पीड में कोई जाके भिड़ता नहीं है, ये बहुत क्लियर है। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं जो एरर सामने आई है। मैं शिव गोपाल मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। आप लोग तो ऑल इंडिया रेलवे यूनियन के किस तरीके से महामंत्री हैं, यूनियन भी जो होती होगी वो भी अपनी बात विभाग तक पहुंचाती होगी, तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों ने कितनी आवाज उठाई और उसका कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों को? देखिए, जहाँ तक सेफ्टी का सवाल है, हम लोग हमेशा इस बारे में सरकार को, रेल मंत्रालय को बराबर बात करते रहते हैं, और मुझे इस बात की
बताने में कोई गुरेज नहीं है कि रेल मंत्रालय हमारी बात को सुनता भी है। इस वर्ष में हमें आज के दिन दुखद दिन है, इसलिए बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन पिछले 2 वर्षों में हमारा दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड बहुत अच्छा हुआ है 3 वर्षों में। और ये जो वर्तमान मंत्री हैं, इन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है कि चीज़ों को टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव किया जाए। लेकिन अब कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि कोई ना कोई एक दुर्घटना हो जाती है तो सारी अच्छाइयों को लेकर के डूब जाती है। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी आपको कह रहा हूँ कि जो हमारा ACD सिस्टम है उसको, या कवच जो भी आप उसको कहें, उसको बहुत जल्दी सारे देश के अंदर इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि आज जो दुर्घटना हुई है, प्रधानमंत्री जी ने भी उसका संज्ञान लिया है, रेल मंत्री ने भी उसका संज्ञान लिया है, देश ने भी उसका संज्ञान लिया है। आने वाले समय में हमारी जितनी मेन लाइनें हैं सारी की सारी ACD से लैस हो जाएंगी और एंटी कोलिजन डिवाइस लगने के बाद इस तरीके की दुर्घटना इस देश में नहीं होगी, हम ऐसी आशा करते हैं। शिव गोपाल मिश्रा जी, मैं एक चीज आपसे और चाहूंगा, क्योंकि इस समय सरकार के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, संजय चौधरी जी, आपको कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिन पर लगता है कि हाँ सरकार फौरी तौर पर एक्शन ले इस पर? एक तो यही है कि ACD सिस्टम को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दूसरा यह है कि जहाँ कहीं भी सेफ्टी कैटेगरी की पोस्टें खाली हैं उनको भरना चाहिए। अभी हालांकि इन्होंने 1,48,000 लोगों को लिया है, लेकिन अभी भी तमाम सिग्नलिंग में और दूसरे विभागों में जो है वो कमियां हैं स्टाफ की। और तीसरा जो सवाल है वो सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे जो इन कामों के लिए ये जो प्राइवेट सेक्टर के लोग आकर के सिर्फ अपना मुनाफा देखने का काम कर रहे हैं, उनके बजाय ये सारा काम ट्रेनिंग दे करके अपने विभागीय कर्मचारियों को सौंपा जाना चाहिए, तभी ये दुर्घटनाएं रुकेंगी। जी चलिए, लेकिन इसके पीछे जब सरकारी कुछ तर्क और हैं कि जब PPP मॉडल पर चीजें होंगी तो और व्यवस्था जो कहीं ना कहीं दुरुस्त होगी। इस सवाल का जवाब मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा जी के पास आऊंगा। सुधा जी, लगातार सिग्नलिंग सिस्टम को लेकर के, ट्रैक मेंटेनेंस को लेकर के चीजों में अभी कहीं ना कहीं व्यवस्था की जरूरत है, उचित व्यवस्था की। लेकिन चीजें जब PPP मॉडल की आ जाती है तो लोग भी सोचते हैं अरे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्या करना, चलने दो सब चीजें। तो ये बहुत एक दूरदर्शिता वाला सवाल है, जरा मैंने इसीलिए आपसे किया। अभी जो आप मुझसे पहले जो बोल रहे थे भाई, उन्होंने कहा था कि शायद 2.8 लाख कुछ भर्तियों का जो नोटिफिकेशन 3 अप्रैल को दिया गया था, वो सिर्फ नोटिफिकेशन आया है। और आप जानते हैं कि पिछले कई असह्य वेदना में अनुभव कर रहा हूं। मेहमानों को PM को सुनेंगे। और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ।
क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर तो देश के प्रधानमंत्री जब बालासोर पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार हर स्तर की जांच कर रही है और ओडिशा रेल हादसे का गुनहगार कौन, घायलों की मदद करने वालों का भी शुक्रिया अदा किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और साथ ही अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। तो पीएम मोदी ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की और घटना की पूरी निष्पक्षता से जांच की बात भी की है और कहा कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं पीएम अभी बोलने लगे थे इसलिए मुझे रुकना पड़ा था आपको। जी हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे जो वैकेंसीज खाली हैं। मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक लोको पायलट का भर्ती आया था 2017 में, 2018 RRB जेईई 2018 का। आप जानते हैं उसकी लिस्टिंग आने के बाद भी आज तक उन बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई। हम बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं। आप जानते हैं जब इस तरह की कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, मैं हर बार ये कहती हूँ कि दुर्घटना पे सजग होने के से अच्छा है कि अपने देश को इस लायक बनाए कि दुर्घटनाएं न हो, और अगर दुर्घटनाएं हो तो पास मानव जन की कहीं से जो हानि है वो न होने पाए। आप जानते हैं जो कुछ हुआ, या तो अगर हमारे पास वो जो सिस्टम लगाने की बात थी, एंटी कॉलिजन सिस्टम, अगर वो नहीं भी लगा था तो आप जानते हैं जीपीएस मॉनिटरिंग हमारे जो रफ्तार को चेक करने के लिए, हम कहीं भी ट्रेन में होते हैं, ट्रेन के बाहर होते हैं, हमें पता होता है ट्रेन कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है। जीपीएस सिस्टम तो बड़ा तेज है ना, डिजिटल इंडिया हम हो चुके हैं। उसके बावजूद इतनी तेज गति से स्टेशन के पहले इतनी तेज गति ट्रेनों की नहीं होती है। तो आप ये देख रहे हैं ना कि अगर हम सारी चीजों को साथ में रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जानते हो पूर्व डर कहाँ नहीं होता है। अगर मान लो किसी की भी गलती है, अब गलती किसकी है? यात्रियों की गलती बिल्कुल नहीं थी। जो गलती जिनकी भी होगी वो उस ट्रेन में यात्रा नहीं कर रहे थे। तो ये हमारी जवाबदेही बनती है, हम सब की जवाबदेही बनती है। बिल्कुल, जवाबदेही किसकी बनती है और रेल मंत्रालय कितना जिम्मेदार है भाई। जब रेल बजट आता है कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन आप किराया बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप सुविधाओं के नाम पर क्या कर रहे हैं? ऐसे तमाम सारे सवालों से बचा नहीं जा सकता। संजय चौधरी जी, आपने देखिए कितने सारे देखिए विपक्ष के भी आज आपने सुझाव समझे। आज कोई राजनीति नहीं, विपक्ष ने साथ देने का हमेशा आज वादा किया है। आज मैंने ऐसी डिबेट करी है और एक्सपर्ट से भी सुझाव मिले हैं। अब उन पर कब से काम शुरू हो रहा है? देखिए, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इस घटना से सबक लेते हुए जो भी उपबंधों को किए जाने की आवश्यकता होगी वो उपबंध, वो प्रयास निश्चित रूप से किए जाएंगे।
और इसकी जांच में जो लोग होंगे वो जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और प्राथमिकता के लिए जो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि किस तरह से घायलों का उपचार हो और कैसे रेल का यातायात पुनः निर्बाध रूप से शुरू हो, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी स्पष्ट कर दी है। तो इससे सबक लेते हुए भी जो भी प्रावधानों की आवश्यकता होगी, जिन जिन प्रयासों की आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से जनता के हित में वो निर्णय जल्दी से जल्दी लिए जाएंगे और इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए पूरे प्रयास पूरी ईमानदारी के साथ किए जाएंगे। जी चलिए, कुछ चीजें अब सुझाव भी आते जा रहे हैं। मैं एक बार विभूति भूषण जी आपके पास आ रहा हूं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैंने आपसे वहां की स्थिति के बारे में जाना और हमने अभी खुद भी सुनाया कि देश के प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये, जब हम इस बीच रेल मंत्रालय को लेकर के बात आई थी, जब फिर मैं कहूंगा कि जब टिकट आप बढ़ा रहे हैं, अब सुविधाओं की बात कर रहे हैं और बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट होता है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा शुभ हो। क्या सिर्फ कहने भर से ही आपकी यात्रा मंगलमय हो जाएगी? क्या ऐसे कदम उठाए? देखिए, हमने इतना बड़ा हादसा देखा और इसी बीच हमने देखा है कि भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, वंदे भारत ट्रेन। और वो ट्रेन भी उसी ट्रैक पर चल रहा है जो ट्रैक में जनरल गाड़ी से पैसेंजर ट्रेन चल रहा है, सुपरफास्ट चल रहा है, वैसे चल रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन चल रहा है। और अगर सिग्नल का ये जो फॉल्ट है या ट्रैक का फॉल्ट है, जो भी है, अगर इसी तरह सेम ट्रैक में और ज्यादा स्पीडी में वंदे भारत ट्रेन चलेगा, भगवान करे कि ऐसा, भगवान ना करे कि ऐसा हो, कि अगर वंदे भारत ट्रेन कहीं ऐसा हादसा का शिकार होता है तो कितना जानहानि जा सकते हैं, आप आकलन कर सकते हैं। तो बड़ा बड़ा वादे किया जाता है सरकार के ये से। और खुद अश्विनी वैष्णव जो है वो भी उड़ीसा का राज्यसभा से उड़ीसा से चुना हुए बने हैं सांसद और मंत्री बने। और ये छोटा बड़ा घटना आपको बता दूं कि ये एक साल के अंदर कम से कम 3-4 ऐसे छोटा बड़ा हादसा जो गुड्स ट्रेन का हुआ है वो उड़ीसा में हुआ है विभिन्न जगह पर। तो ये लगातार ऐसा रेगुलर इंटरवल में ऐसा हादसा होते जा रहा है। रेलवे विभाग सब देखते हैं, ये हादसा जब होता है कुछ बड़ा बात होता है, कुछ बोलते हैं, नेता लोग कुछ बोल जाते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं, रेलवे मिनिस्टर बोलते हैं, लेकिन हादसे के बाद जिसमें जो काम करना चाहिए वो काम सही तरह से नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल विभूति जी, हादसे होते हैं, हादसों के बाद चर्चाएं होती हैं, मंथन होता है, मामला कोर्ट तक जाता है, दोषी भी जिसको पाया जाता है उसको सजा भी होती है, बस इतना ही तो होता है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं ना हो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि पिछले घटनाओं या पिछले हादसों से कोई सबक नहीं लिया गया क्या? इससे तो यही जाहिर होता है। बिल्कुल, अगर सबक लिए होते तो ऐसा हादसा, इतना बड़ा हादसा नहीं होता। ये देखिए, किसी का तो दोष है ना, जिसके लिए ये इतना बड़ा हादसा हो गया, तो कोई जिम्मेदारी तो बिल्कुल सरकार फिक्स करेंगे। जो इंक्वायरी कमेटी बैठने के बाद उसका रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जिन लोगों ने जान गंवाया है, इन लोगों का क्या, ये परिजनों का क्या? अब देखिए इनका परिजन कितना, वो जगह आप दिखेंगे तो आपका इतना हृदय विदारक दृश्य है, आप वहां खड़ा नहीं हो पाएंगे, कोई जनरल खड़ा नहीं हो पाएंगे। कहाँ किसका सामान कहाँ पड़ा है, किसका मोबाइल पड़ा है, किसका चप्पल पड़ा है, बॉडी का पार्ट भी कहीं जगह पर एक उधर उधर पड़ा है। तो ये हादसा जनरल लोग जो झेलते हैं, इसके लिए नेता लोग सिर्फ भाषणबाजी नहीं करके कुछ काम करना चाहिए, जैसे नहीं, लेकिन आज हमारे साथ देखिए खास संजय चौधरी जुड़े हैं और उन्होंने साफ तौर पर आश्वस्त भी कराया है कि नहीं, इस पर लगातार काम होंगे और उन्होंने लूपहोल्स को भी माना और चीजों को दुरुस्त करने की भी बात की। और यही शायद संजय जी की शायद विशेषता भी है। क्यों संजय जी? आप तो खुद सुने हैं 2012 से जो कवर सिस्टम लगाने के लिए सरकार से काम जी हाँ, संजय जी को सुन लेंगे। जी ठीक है, संजय जी अपनी बात पूरी करिए। जी देखिए आलोक भाई, इसमें आज दुर्घटना है और मैं इस पर कोई भी ऐसा बात करने से बचना नहीं, मैंने आज ऐसा सवाल ही नहीं किया आपसे। आज नहीं, लेकिन दो तीन विषय आए, मुझे लगता है कि उसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है। जी। एक विषय आया कि प्राइवेटाइजेशन, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। प्राइवेटाइजेशन तो 1991 से शुरू हुआ। क्या 1991 से पहले इस देश के अंदर रेलवे की दुर्घटनाएं नहीं होती थी क्या?
अगर प्राइवेटाइजेशन ही इसका बड़ा कारण था तो इसका मान लिया जाना चाहिए कि इस हिंदुस्तान में 1991 के पहले तो रेल दुर्घटनाएं होती नहीं थी। रेल सुविधाओं की बात हो रही है। आज देश के अंदर कोई भी रेल का फाटक ऐसा नहीं है जहां मैनुअल व्यवस्था ना हो। पहले हिंदुस्तान के अंदर 80% ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे रेलवे ट्रैक थे जहां पर आदमी भी नहीं रहता था, ट्रेन निकल जाती थी, कोई व्यक्ति नहीं रहता था। आज सब जगह फाटक है और वहां पर आदमी उपलब्ध हैं। और लगातार रेलवे में जिस प्रकार की सफाई की व्यवस्था हो रही है, स्टेशन मॉडर्न हो रहे हैं, वहां पर लिफ्ट लग रही है, एस्केलेटर्स लग रही, तो सुविधाएं भी उस स्तर पर बढ़ रही है। और निश्चित रूप से सिग्नलिंग के लिए और बेहतर जो भी किया जा सकता है, इसीलिए जो नया तंत्र है उसको उपयोग में लाने की व्यवस्था करी। देखिए, देश का जब स्वतंत्र हम हुए तब हमारे पास 40,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक था और 2000 तक हम केवल इसे 60,000 किलोमीटर का कर पाए। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए देश में काम उतनी तेजी से नहीं हुआ। चलिए, बड़ी बात यह कि ठीक है, आपने संख्या बढ़ी। जी और रेल के रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन करने की रफ्तार भी बहुत स्लो थी। ठीक है, आपने नए तंत्र की बात की और इस नए बड़ी बात यह कि नए तंत्र में आखिर खामियां क्या है उनको ढूंढने की जरूरत है। समय बहुत कम है। सुधा जी, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की बात की, मानव रहित क्रॉसिंग की बात करी, आपका मैं देख रहा था जब संजय जी बात रख रहे थे तो मन बड़ा व्यथित था। मैं जरा आपकी भावनाओं को चाहूंगा व्यक्त करिए जल्दी से। जी नहीं, बिल्कुल आलोक जी, जब हर मंच पे लोग सरकारों की बातों को गिनाने लगते हैं ना, अब वही तो प्रश्न फिर आप कहेंगे आप राजनीतिक प्रश्न कर रही हैं। अगर सब कुछ इतना अच्छा था, दुर्घटना कैसे हो गई, क्या प्रश्न नहीं बनता है? ये लोग हर जगह बैठ के बताने लगते हैं कि पहले इतना था, इतना था। अरे भाई, हम जहां तक पहुंचे हैं उसमें कैसे मानव जीवन को बचा सकते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है। उसके बावजूद जब कोई बात होगी आप शुरू कर देते हैं आप लोग। अरे कम से कम आज के दिन जो लोग मारे गए हैं, शोक संवेदनाएं तो है, लेकिन मुझे पता है 2 दिन लोग भूल जाएंगे। यही दिक्कत इस देश की है। इसके पहले गुजरात में जो हुआ था, झूला टूटा था, हमने तब भी देखा था। इस तरह की राजनीति प्लीज मत करिए। ठीक है, भूले ना और इस पर एक ठोस कदम उठाए जाएं। एक फाइनल कमेंट में जल्दी से विभूति जी आपसे भी चाहूंगा 30 सेकंड में जल्दी से। देखिए, वही बात हम दोहराएंगे कि जो हादसा हुआ है, जो प्रधानमंत्री जैसे बोले कि आगे ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए हम तेजी से काम करेंगे। जैसे कवच सिस्टम को जल्दी से जल्दी लाना चाहिए, रेलवे सिस्टम के अंदर जोड़ना चाहिए और लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहिए कि रेलवे यात्रा सुरक्षित हो रहा है उनके लिए। जी बिल्कुल, सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित महफूज करें, ये सबसे बड़ी बात है। आज की डिबेट का फाइनल कमेंट में डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी से चाहूंगा। आशीष जी, आप तो समाज सेवी भी हैं, जय हिंद नेशनल पार्टी से जुड़े हुए हैं किस तरीके से, और सबसे बड़े मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। कुल मिलाकर के आज का भी जो आपने देखा होगा, ये जो हादसे को लेकर के अगर मैं इसकी तह तक जाऊं, गहराई तक जाऊं, तो ट्रैक सिस्टम और सिग्नल सिस्टम का फेल्योर साफ तौर पर आया। आपसे मैं चाहूंगा एक फाइनल कमेंट के तौर पर, क्या इससे बचा जा सकता है और क्या अभी फौरी तौर पर राहत और बचाव कार्य जिस तरीके से चल रहा है, क्या उपाय किया जा सकता है जो इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? आलोक जी, मैं आपको आंकड़ों के जरिए कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जी जी, उससे आपको गैप भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं सभी पैनल के अपने माननीयों को बताना चाहूंगा कि टोटल 1,27,000 रेलवे रूट किलोमीटर है, जिसमें से कवच के लिए आवंटित हुआ है सिर्फ 34,000 किलोमीटर। तो यहां से आपको गैप पता चल गया। 1,27,000 किलोमीटर में से 34,000 किलोमीटर पे कवच की एप्लीकेशन अप्लाई होनी है, इंस्टॉल होनी है, पहला। दूसरा, वंदे भारत जब ट्रेन लॉन्च हुआ तो ये कहा गया कि उसमें कवच सिस्टम यानी ABS सिस्टम इंस्टॉल्ड है। अब मुझे लगता है इसको दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है। जैसा हमारे ओडिशा से भाई ने कहा कि अगर इस रूट पे वंदे भारत चल जाए तो क्या हो अगर इस तरह का एक्सीडेंट हो जाए तो। सबसे पहले भाई साहब, मेरा तो प्रश्न ये है, यह चिंता का विषय ये है कि क्या उसमें ये सिस्टम लगा भी है कि नहीं लगा है। सबसे पहला क्वेश्चन ये, इसको चेक करना पड़ेगा। मैं पुनः कहना चाहूंगा, 2012 से जिस पे कार्रवाई चल रही है और 2023 तक हम उसी विषय को चर्चा कर रहे हैं कि ये कब होगा, हम करेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरा अपना मानना है कि अगर देश के व्यक्ति की, जिसको कहते हैं ह्यूमन इंडेक्स, अगर ह्यूमन की वैल्यू हम देंगे, हम हर चीज को बहुत जल्दी इन प्लेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आलोक जी मैं बताना चाहूंगा आपको,
हर चीज हमने कॉपी पेस्ट किया है आजादी के बाद। ये टेक्नोलॉजी भी हमने यूरोप से कॉपी की है। इंडिजिनस हमने आरडीएसओ में किया, रिसर्च किया, डेवलपमेंट किया, सब कुछ किया हमने, लेकिन सारे सिस्टम अवेलेबल थे अमेरिका, यूरोप, हर जगह ये अप्लाइड है। और हम देश के, आपको ये भी बताना चाहेंगे, हम देश के चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क हैं। और सेफ्टी के मामले में मैं बहुत गौरव से बोलता हूं कि सेफ्टी के मामले में हमारा देश तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन ये दुर्घटना हमारे लूप होल्स को खोल के रख देती है। बल्कि बस चीजें अब यही है कि दुर्घटना को लेकर के थोड़ा सा और सिस्टम को दुरुस्त करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आशीष जी आपका भी, शिव गोपाल जी आपका भी, विभूति भूषण जी आपका भी, संजय चौधरी जी आपका भी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उड़ीसा के बालासोर में जो हादसा हुआ उसको लेकर के एक तरफ राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए, वहां पर भी घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया और उन्होंने हर तरीके से संभव मदद का आश्वासन भी दिलाया। लेकिन आज की इस डिबेट के जरिए आज हमने एक बड़े पैनल के साथ तमाम सारी टेक्निकल चीजों को जानने की कोशिश की और हाँ, इन सब के पीछे मकसद यही था ताकि आने वाले समय में आप सुखद यात्रा का एहसास कर सके और इस सिस्टम में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको दूर किया जा सके। नमस्कार।